Hello students, now today we are studying about work, energy and power. This is lecture number 1 and it is a chapter of your science NCERT notebook. Work, energy and power we are studying in our lower classes 7th and 8th in the chapter of motion. जब हमने मोशन में न्यूटन्स लॉ पढ़े थे तब हमने वर्क और एनर्जी को कुछ समझने की कोशिश की थी, लेकिन इसका फिनोमेना पूरी तरह से उस वक्त वहाँ पर नहीं था। अब जो हमारी क्लास है क्लास 10, इसमें वर्क, एनर्जी और पावर को पूरी तरह से फुली कॉन्सेप्ट से समझाया गया है और हम इसको इस क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, वर्क एनर्जी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस एंड बेस्ड अपॉन दी न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ जो है 3 लॉ न्यूटन ने गिवन किए थे, हमको दिए थे, डिस्कवर किए थे तब, और ये बताया था कि जो फोर्स है किसी बॉडी के ऊपर एग्जर्ट होता है, अप्लाई होता है, देन द बॉडी मूव, जो बॉडी होती है वो क्या करती है, मूव करती है। तो वर्क और एनर्जी भी इसी से रिलेटेड है। अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो विदाउट एनी एनर्जी यू कांट अप्लाई फोर्स ऑन ए बॉडी। अगर आपके पास एनर्जी ही नहीं है तो आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए आपको जो चाहिए वो है एनर्जी। अगर हमारे पास में एनर्जी तो है, लेकिन एनर्जी होने के बावजूद इन द साइंटिफिक केस मैं कहूँ कि आपने जो फोर्स अप्लाई किया उससे वर्क डन नहीं हुआ, मतलब आपने फोर्स भी अप्लाई किया पर कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो इन द साइंटिफिक केस वी कैन से देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई बॉडी मूव नहीं करती है मीन्स नो मूवमेंट। नो बॉडी मूवमेंट, बॉडी में मूवमेंट नहीं होता है, चाहे आप उसमें कितनी भी एनर्जी डाल के और फिर उसमें कितना भी फोर्स अप्लाई करो, लेकिन बॉडी अगर मूव नहीं करेगी तो इट मीन्स नो वर्क टू बी डन, कोई काम नहीं किया गया है। देयर इज सो मेनी एग्जाम्पल इन आवर डेली लाइफ। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि मैं अभी फिजिकली या मेंटली कोई भी काम कर रही हूँ, ये वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ, तो मैं काफ़ी एनर्जी, काफ़ी सारा मेरा मेंटली एनर्जी जो है वो इसमें यूज़ करती हूँ। फिजिकली मैं क्या करती हूँ, सिर्फ आप लोगों को बोर्ड पर लिखकर समझा रही हूँ। देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ कोई बार बार घूम नहीं रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं काफ़ी दूर की डिस्टेंस जो है वो कवर कर रही हूँ। अगर डिस्टेंस कवर कर भी रही हूँ तो अपने वापस उसी पॉइंट पे वापस आ जाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है, नेट डिस्प्लेसमेंट वो 0 है। देन वी कैन से द वर्क डन इज 0। तो साइंटिफिकली मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ, मेरा जो वर्क डन है इतना वो बिल्कुल 0 है, अगर साइंस की लैंग्वेज में इसको हम बताएं तो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक बहुत बड़ा भारी बॉक्स अगर आप अपने सर पे लेके खड़े हो और सिर्फ खड़े हो, आप कहीं भी जा नहीं रहे हो, कोई मूवमेंट आप बॉडी में कर नहीं रहे हो, इसका मीनिंग आप कोई वर्क डन नहीं कर रहे हो, चाहे आप कितनी भी एनर्जी उसके अंदर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, चाहे आप कितना भी फोर्स उसमें दे रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट है वर्क और एनर्जी का। फर्दर वी शैल डिस्कस अबाउट द एनर्जी एंड द वर्क कंबाइंडली। हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि जो एनर्जी आप तभी समझ सकते हो जब आप वर्क को अच्छी तरह समझोगे। ठीक है, तो वर्क को समझने के लिए जो सबसे पहला टॉपिक है वो ये है कि वर्क की डेफिनेशन क्या है। वर्क की डेफिनेशन हम इजीली खुद भी बना सकते हैं। मैंने अभी बताया कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करूं एंड इट मूव्स इन सम डायरेक्शन, वो किसी डायरेक्शन में मूव कर जाती है, तो क्या होगा, कोई डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक साथ हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कोई वर्क डन हुआ है, कोई काम किया गया है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक क्वांटिटी 0 है, इट मीन्स वर्क इज नॉट डन, कोई काम नहीं हुआ है। अगर फोर्स भी 0 है और चाहे आप डिस्प्लेसमेंट रखो, अगर डिस्प्लेसमेंट तो है बट फोर्स नहीं है तो वर्क डन 0, अगर फोर्स तो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है देन ऑल्सो वर्क डन 0। दोनों ही केसेस में वर्क डन 0 होगा। मतलब हमें दोनों क्वांटिटीज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो कैसा है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। विदाउट दीज क्वांटिटीज वी कांट डिफाइन द वर्क। ओके, अब आती है बात डायरेक्शन की। वर्क को आप विदाउट डायरेक्शन दिखा सकते हो,
डायरेक्शन में लगा रहे हो तभी आप कहते हो कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हैज एन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट वर्क इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर। मीन्स वर्क जो है वो आपको डायरेक्शन के साथ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि आपका जो फोर्स है, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हम किसी बॉडी पर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं एंड इट डिस्प्लेस अबाउट 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर तक वो डिस्प्लेस होती है। देन यू कैन से वर्क डन विल बी 5 × 10 is 50 and the unit of work is joule। जो जूल होती है ये क्या है, इस वर्क डन की यूनिट है, जो वर्क हमने किया है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। अब आती है बात पॉजिटिव वर्क डन की और नेगेटिव वर्क डन की। पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हुआ है, जो मूवमेंट बॉडी का हुआ है, ये एक बॉक्स मैंने रखा है ग्राउंड पे और मैंने इस पे इनिशियल पोजीशन पे एक फोर्स लगाया, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। एट द इनिशियल पोजीशन द बॉडी इज इन रेस्ट, रेस्ट पर है। अब मैं इस पर एक फोर्स F अप्लाई करती हूँ। आफ्टर सम टाइम्स इट विल बी डिस्प्लेस्ड एंड मूव्स इन दैट डायरेक्शन, द डिस्प्लेसमेंट विल बी S एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ दैट बॉडी इज हियर, यहाँ पे इसकी फाइनल पोजीशन होगी, ओके। तो फोर्स F लगाने पर बॉडी मूव करती है और कुछ डिस्प्लेसमेंट देयर होता है और उसके बाद में वो यहाँ पहुँच जाती है। जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं, इट मीन्स वर्क विल बी पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, मीन्स अगर मैं क्या करती हूँ, फाइनल पोजीशन ये ना लेके मैं कह दूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का, फोर्स तो हमने इधर ही अप्लाई किया हुआ है अभी भी, लेकिन फोर्स तो मैंने अभी भी इधर ही अप्लाई किया है, लेकिन जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। कहाँ पर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। किसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो बॉडी जो है वो फाइनल पोजीशन लेती है ऑपोजिट ऑफ दिस फोर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो W होगा, मतलब कि जो वर्क डन होगा वो होगा नेगेटिव, बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव। देन वी कैन से W इज -F × S। यहाँ मैंने सिर्फ आपको डायरेक्शन शो की है कि अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव है, और अगर सेम डायरेक्शन है दोनों की, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की, इसका मतलब वर्क डन पॉजिटिव है। ये जो फिनोमेना है वो आपका लगेगा कांस्टेंट फोर्स पे। यहाँ पर आपने जो फोर्स है ये वही फोर्स है जो आपने पहले बॉडी पर इधर अप्लाई किया था, और यही फोर्स आपने दोबारा इस बॉडी पर लगाया, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए, ठीक है। थर्ड केस इज दिस कि अगर हम दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, F और S के बीच में क्या लगाएं, कोई एंगल थीटा लगा दें। मीन्स मैं कह रही हूँ, मेरे पास में ये है डस्टर, ओके। अभी तक मैंने क्या किया था, इस डस्टर पे इस तरह से फोर्स अप्लाई किया और ये आगे की तरफ मूव किया, ठीक है, सेम डायरेक्शन हो गया। अब मैं कह रही हूँ कि मैं कोई एंगल बनाऊँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो क्या करूँगी, ये बॉडी है, इस पर मैं यहाँ से फोर्स लगाती हूँ इन दैट डायरेक्शन, ओके। दिस इज ग्राउंड, या ये ग्राउंड मान लो, ये हमारी बॉडी है, इसका ये ग्राउंड है, ठीक है। अभी ग्राउंड पे है, अब मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ, दैट, ठीक है, लगाया मैंने, कुछ एंगल बन रहा है, कितना है, थीटा। देखा जाए तो इस बॉडी को मूव करना चाहिए, इधर करना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है, जब मैंने इस पर हल्का हल्का मैं फोर्स लगा रही हूँ, बहुत ही अप्लाई फोर्स कर रही हूँ, बहुत धीरे धीरे, आप खुद अपने घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंगल मैंने थीटा ले रखा है और मैं इस बॉडी को मूव कर रही हूँ, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ज़्यादा फोर्स अप्लाई करूँगी तो मेनली ये इधर जाएगा, मतलब अगर मैं चाहूँगी कि ये इधर ही जाए तब तो ये इधर ही जाएगा, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं कुछ एंगल बनाते हुए फोर्स की डायरेक्शन को तो इधर रखूँ
सेकेंड वन जो होगा वो डिसाइड करेगा बॉडी की डायरेक्शन को, मतलब कि जो वर्क डन का फोर्स है उसको। मान लेते हैं ये हमारी बॉडी है और इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया है इन द डायरेक्शन, इस तरह से अप्लाई किया है F। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। एंगल थीटा बनाते हुए ग्राउंड से ये जो है आगे मूव करेगी, बॉडी आगे मूव करने लगेगी और पहुंच जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज S, मान लेते हैं इसने S डिस्प्लेसमेंट लिया। अब क्या होगा बच्चों, दो कंपोनेंट के थीटा एंगल हमको बताएगा। देखो ये मान लेते हैं ये हमारी बॉडी है और इसके ऊपर ये फोर्स एक्ट लग रहा है, ये एंगल थीटा। तो दो कंपोनेंट हमें मिलेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट व्हिच इज F cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड सेकंड वन इज वर्टिकल कंपोनेंट। अभी हमें इतना ही मालूम है, हमें ये नहीं मालूम कि इनकी वैल्यूज क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है। F हमने फोर्स अप्लाई किया है, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस साइड इज F। हम इसका जो मैग्नीट्यूड लेंगे वो कितना लेंगे, F लेंगे। अब ये एंगल थीटा बना रखा है, ठीक है। अगर मैं इस वर्टिकल कंपोनेंट के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर बनाऊँ ऐसे, ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैथ्स में हम लोग ऐसा करते हैं कि हम उसके पैरेलल एक लाइन बना लेते हैं, फिर उस डायग्राम को हम सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पर बना ली। ये भी वर्टिकल लाइन ही होगी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इसकी होगी, है ना। तो क्या होगा, ये जो होगा हमारा हाइपोटेनियस होगा, बिकॉज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, दिखाई दे रहा है। ये जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा, and this is base, this is hypotenuse and this is perpendicular of this right angle triangle। तो जो base है इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, perpendicular की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। सिर्फ हमारे पास में क्या है, हाइपोटेनियस की वैल्यू है और एक एंगल है कि थीटा ये एंगल है। तो हमें जाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री में एंड द रिलेशन बिटवीन cos थीटा एंड बेस एंड हाइपोटेनियस। हम इन तीनों का रिलेशन देख लेते हैं। cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस इज F एंड बेस इज वी डोंट नो, सो वी कैन से दिस इज द साइड ऑफ AB। AB लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमें नहीं मालूम है कि कितना है, और हाइपोटेनियस हमारे पास में F है। देन cos थीटा इज इक्वल टू दिस साइड, ये बेस हमें फाइंड आउट करना है। देन AB इज इक्वल टू F cos थीटा which is our horizontal component, okay। ये हमारा horizontal component आ गया। Similarly we can solve the vertical component of this right angle triangle। तो relation हमारा बनेगा perpendicular और hypotenuse का, sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse। So sin theta, perpendicular is we don't know, so it is P and hypotenuse is F, and perpendicular is F sin theta। Now we have the both values of horizontal component and vertical component। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, horizontal की भी आ गई और perpendicular की भी आ गई। अब हम इस डायग्राम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या निकाले थे, हम निकाले थे वर्क डन। कब वर्क डन निकाला था, जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एंगल बना दें। दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो केस है थर्ड केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपका आगे वाला जो पार्ट है जिसमें हम पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन देखेंगे विदाउट डायरेक्शन, वो इसी पे बेस्ड है, इसलिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, अभी हमने निकाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था, F cos थीटा मल्टीप्लाई बाय S। अब आप सोचोगे कि हमने F sin थीटा क्यों ले लिया। वर्टिकल कंपोनेंट का क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो काम ही लिया गया, तो F sin थीटा जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। हमने देखा वर्टिकल था और हॉरिजॉन्टल था वो ग्राउंड की से लग रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ग्राउंड पे हो रहा है, ऊपर थोड़ी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ग्राउंड पे। जो बॉडी है वो कहाँ मूव कर रही है, ग्राउंड को टच करते हुए मूव कर रही है। इसका मतलब
जो डिस्प्लेसमेंट है वो वाला कंपोनेंट हमको लेना है। तो हमने एफ कॉस थीटा ले लिया। ये जो एफ कॉस थीटा है ये तो बॉडी को सेम डायरेक्शन में मूव करवाने के काम आएगा, और ये एफ साइन थीटा ये क्या करेगा, क्या ये किसी काम नहीं आता, ये काम आता है बॉडी के वेट को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस वेट ऑफ द बॉडी। ओके, बॉडी के वेट को बैलेंस करने के लिए हम यूज लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट। ये आपको हायर क्लासेस में मिल जाएंगे, दोनों मिलेंगे, दोनों काम में आते हैं। जब हम और पढ़ेंगे इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स और कुछ अच्छा पढ़ेंगे साइंस में, तब हमको ये दोनों कंपोनेंट मिलेंगे काम करने के लिए। अभी हमको सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है उससे वर्क डन निकाल लेना है, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूला आ गया है वर्क डन का, एफ कॉस थीटा इंटू एस। अब यहाँ पे अगर मैं फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को तो हमेशा पॉजिटिव रखूँ और ये कहूँ कि जो वर्क डन है उसको मैं नेगेटिव बना सकती हूँ, जीरो बना सकती हूँ, मतलब ये दोनों काम मैं कर सकती हूँ विदाउट एनी चेंज ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं इनके साइन में या इनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं कर रही। फोर्स भी मैं पॉजिटिव रख रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट को भी मैं पॉजिटिव रख रही हूँ। इट मीन्स अगर मैं फोर्स एक बॉडी पे अप्लाई कर रही हूँ then the displacement of the body will be in same direction, so both are positive। बट उसके बाद भी मैं कह रही हूँ कि मैं वर्क डन को कैसा कर सकती हूँ, नेगेटिव भी कर सकती हूँ और जीरो भी कर सकती हूँ। इसका मतलब इस फॉर्मूला में एक फैक्टर और है जिसकी वजह से ये काम किया जा सकता है, और वो फैक्टर है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा ये फैक्टर जो है वो डिसाइड करेगा कि वर्क डन कैसा होगा, ठीक है। कॉस थीटा की हम तीन वैल्यूज जो है वो ले सकते हैं। तो वर्क डन की नेचर को डिसाइड कौन करेगा, हमेशा एंगल डिसाइड करेगा। आपका वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है, इस नेचर को डिसाइड करने के लिए हमें मिलेगा कॉस थीटा, ये थीटा एंगल, और इससे तीन केसेस बनेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पास में तीन नेचर आएंगी वर्क की। पहली नेचर जो होगी वो होगी पॉजिटिव, सेकेंड होगी नेगेटिव एंड थर्ड वन इज जीरो। हम वर्क डन को जीरो भी कर सकते हैं, ओके। अब हम समझ लेते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन जो है वो किस तरह से इस फॉर्मूला से हम डेवलप कर सकते हैं। हमने ट्रिग्नोमेट्री में कॉस थीटा की कुछ वैल्यूज पढ़ी हैं, 0, 30, 60, 45, 60 एंड 90। इतना हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 √3/2, 1/√2 and 1/2 and this is 0, ओके। ये वैल्यूज होती है कॉस थीटा की। अब इन वैल्यूज में हम देख रहे हैं सारी वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है, कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं है। और एक वैल्यू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू गेन कर रहा है 1 एंड 90 डिग्री पे मिनिमम वैल्यू गेन कर रहा है 0, और बीच में हमारे पास रेशनल वैल्यूज है, लेकिन है सब पॉजिटिव, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं। इट मीन्स कॉस थीटा की वैल्यू अगर इस थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन, ये नहीं लिखो, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, मतलब कि 0 है, 60 है, 90 है या 60 है या 45 है या 30 है या 0 है, ये चीज़ें हैं, तब तो क्या है, थीटा की वैल्यू 90 से कम होने पर कॉस थीटा की हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज मिलेगी। देन वर्क डन W will be always positive if theta is an acute angle। acute angle means थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर दूँ, मैं कह रही हूँ कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ग्रेटर दैन टू 90। तो हमें इसके आगे बढ़ना पड़ेगा, 90 से आगे जाएंगे। 90 से आगे जब हम वैल्यूज जाएंगे तो हम देखेंगे कि कॉस थीटा की जो वैल्यूज हैं वो कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। एक एग्जांपल में बताऊं तो cos 180 की वैल्यू जो होती है 90 से ज़्यादा है cos 180, इट इज -1, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू विद नेगेटिव साइन ऑफ cos थीटा। ये आपको cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इन माइनस साइन में, माइनस साइन में मैक्सिमम वैल्यू यही है -1, और 0 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव में, ओके। तो cos थीटा अगर नेगेटिव हो जाएगा इट मीन्स W विल बी नेगेटिव, बिकॉज एफ कॉस थीटा, और थीटा में हम रखेंगे 180 या कोई भी 90 से ऊपर की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ओके।
Now the last one is zero work done. How can we define zero work done from that angle? Zero work done हम यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं कि जीरो यही मिलेगा. कहाँ मिलेगा? जब cos थीटा की वैल्यू कैसी होगी? 90 होगी. Then if cos theta is equal to 90, not less than, not greater than, equal to 90 degree, then work done will be as cos 90 into s. So cos 90 is 0, then f and f multiply by 0 and work done will be 0. Okay, work done will be